गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज फिर शुरू करते हैं रोज़ की तरह द हिंदू 21 मई का। तो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें एक भारत के ऊपर जब ये हमला किया था पाकिस्तान के जो टेरर ने, उसको लेकर के हमने एक डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है। देखिए, आपके समझने के लिए है कि इसका प्रभाव क्या होता है। बाकी एग्ज़ाम के लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, बस डिप्लोमेटिक आउटरीच का मतलब क्या है यहाँ पे। बस अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रा था उसमें मैं नष्ट किया, हम लोगों ने उसको नष्ट किया। ठीक है। तो भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, हमने जो कार्रवाई की पाकिस्तान पे, उसी को हम विश्व के देशों को बताएंगे कि हमने क्यों किया और हमारा स्टैंड अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान लगातार टेरर को फंड कर रहा है, टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है। तो जो टेररिज्म भारत में है, जो घटना हो रही, वो क्रॉस बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर के उस पार से घटनाएं हो रही हैं। तो डिप्लोमेटिक आउटरीच का मतलब ये होता है, उद्देश्य हमारा है कि पूरे विश्व को ये पता चले कि पाकिस्तान किस तरह से टेरर को फंड कर रहा है और टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है। और इसमें जो भेजे जा रहे हैं लोग, केवल सरकार के लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी हैं। ये बहुत, जब विपक्षी दल भी जाते हैं फॉरेन टूर पर डेलीगेशन में, तो ये मैसेज होता है एकता का, यूनिटी का, कि भारत एकजुट है इस मुद्दे पर। किस मुद्दे पर? आतंक के मुद्दे पर। तो ये एक यूनिटी का मैसेज है बेसिकली पूरे विश्व को, कि पूरा भारत, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एकजुट है इस आतंकवाद के मुद्दे पर। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के पास होना क्या चाहिए। मेंस वगैरह में थोड़ा सा ये काम आता है कि हम अपना स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारत कैसे मजबूत कर सकता है, उसमें ये काम आता है। ठीक। बाकी इसमें वैसा कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं है। दूसरा है इजराइल का। आप लोग देख रहे हैं इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। इसमें हो क्या रहा है, इजराइल ने मार्च से फूड सप्लाई भी रोक दी है। तो वहाँ पर भुखमरी की स्थिति आ गई है, पूरा खाना भी नहीं जाने दे रहे हैं इजराइल वाले। तो भुखमरी की स्थिति आ गई कहाँ? गाजा पट्टी में। इसकी आलोचना की है, किस किस ने की है ये देखिए। इजराइल की आलोचना कौन कौन कर रहा है, हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये देखना है। तो एक तो ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, प्लस कनाडा। इतने 3 लोग स्पेसिफिक हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन तो कर ही रहा है। इन लोगों ने आलोचना की इजराइल की कि इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो नहीं करना चाहिए, भुखमरी और खाना रोक दे रहे हैं इजराइल वाले। यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कल हमने चर्चा की थी, आज हम फिर करेंगे। ये हमने इजराइल का मैप बनाया है। इजराइल के इस तरफ ये मिस्र की सीमा लगती है, ये जॉर्डन है, ये जो है ये आपका लेबनान। तो आपको याद होगा कि इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया था, क्योंकि उसकी सीमा लगती है। और प्लस ये है इधर, ये है सीरिया। तो मैप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ से सीमा लगती है। ये जो यहाँ पर है, ये आपका रेड सी का पार्ट है, रेड सी का पार्ट है, इसका खाड़ी है ये।
ये जल भरा हुआ है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। ये सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। और ये जो है अकाब की खाड़ी है। कौन सी? AQABA, अकाबा की खाड़ी। ये लोकेशंस पूछी जाती है इसलिए आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे, इसीलिए मैं आज स्पेसिफिकली चर्चा कर रहा हूँ। ये गाजा पट्टी जहाँ पर विवाद चल रहा है वो ये पोर्शन है। इधर तो आप लोग जान रहे हैं ना भूमध्य सागर है, ये पानी है इस तरफ पूरा भूमध्य सागर का है। तो ये गाजा पट्टी है जहाँ पर युद्ध हो रहा है। ये वेस्टर्न बैंक है, वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो ये कहाँ है? इजराइल में ही है। इसके बगल में यहाँ पर डेड सी है आपको, जो बहुत पूछा जाता है। डेड सी किसके किसके बीच में है? जॉर्डन और इजराइल। ये रहा जॉर्डन, ये रहा इजराइल, ठीक। यहाँ पर गोलन हाइट है। कौन सा? गोलन हाइट। यह सवाल पूछा जाता है कि गोलन हाइट किसके किसके बीच में विवाद है? सीरिया और इजराइल के बीच में। हमास यहीं पर है, गाजा पट्टी में, यहीं पर विवाद चल रहा है। तो ये हमने यहाँ का समीकरण देखे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक एग्रीमेंट हुआ है, पैंडेमिक एग्रीमेंट। पैंडेमिक महामारी समझौता। महामारी समझौता किससे जुड़ा हुआ? स्वास्थ्य से। तो क्योंकि महामारी आई थी तो किसको प्रभावित किया है? तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और यह है समझौता अंतर्राष्ट्रीय। तो कहाँ हुआ होगा ये? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये समझौता किया गया है। तो यहाँ पर जो सदस्य देश थे वो, इसके एक सेशन होता है प्लेनरी सेशन, उसी में इसको स्वीकार किया गया है। तो ये समझौता एक्सेप्ट कर लिया गया है कि यह कहाँ पर हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है। जैसे व्यापार से जुड़े हुए संगठन जो समझौते होते हैं वो WTO करता है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए समझौते WHO। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है, WHO। कारण क्या है? कोविड के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में, कोविड के दौरान क्या हुआ, समझौता आपस में जो कोऑर्डिनेशन था देशों के बीच वो नहीं हो पाया, और उसको हम रोक भी नहीं पाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था। तो अब ये फ्रेमवर्क, एक व्यवस्था हो गई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच सहयोग और समन्वय का काम करेगी। तो ऐसी बीमारियों को रोकना आसान होगा हमारे लिए। आपको यहाँ याद रखना है पैंडेमिक एग्रीमेंट, महामारी समझौता WHO के द्वारा किया गया है, उसी के तत्वाधान में, ठीक है। नेक्स्ट है MR श्रीनिवासन। दो लोग आज चर्चा में हैं। क्यों? इनकी मृत्यु हो गई है, डिसीज्ड। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको बोलते हैं डिसीज्ड। ये किस क्षेत्र से थे? ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से थे, तो परमाणु वैज्ञानिक थे। मैचिंग में आपको जो आएगा वो यही आता है। कभी कभी हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए स्पेसिफिक चीज़ें, तो पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। चूँकि परमाणु के क्षेत्र का सबसे बड़ा हमारा जो सरकारी आयोग है वो यही है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, प्लस जो इसका अध्यक्ष होता है वो सचिव भी होता है। सचिव थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के।
प्लस एक संगठन का नाम सुना होगा आपने, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके भी वो फाउंडिंग चेयरमैन रहे, मतलब पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, देश में जो भी नाभिकीय रिएक्टर है उनको मैनेज करने का काम करता है। इनका योगदान यहीं पर है, इन्होंने 18 नाभिकीय रिएक्टर इनके समय बने या बनाए गए। इसमें से कुछ ऑपरेशनल हो गए थे, चालू हो गए थे, कुछ विकास के क्रम में थे। तो ये इनका मेजर योगदान रहा। प्लस इनको एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा, पद्म विभूषण। आपको पता है भारत के जो अवार्ड होते हैं कि नागरिक सम्मान, भारत के नागरिक सम्मान कितने हैं, उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, मतलब कौन बड़ा होता है पुरस्कार, कौन छोटा होता है। तो 4 पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। इसके बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कारों का। इसमें 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा है ऊपर पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। शब्द देखिए कम हो जाते आ रहे हैं, उसी हिसाब से इनका रैंक भी कम है। इसमें से इन्हों सबसे ऊपर पद्म भूषण दिया गया है, तो भारत रत्न में एक कदम नीचे हैं। एक और चीज़, भारत का जो पहला रिएक्टर था, रिसर्च रिएक्टर, भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा। उसमें भी इनका योगदान रहा। रिसर्च रिएक्टर के नाम जैसे अप्सरा है, इसके अलावा साइरस है। कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं कि अप्सरा, साइरस, जर्लीना, ये सब रिसर्च रिएक्टर है भारत के जो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक और लोग हैं जयंत नार्लिकर साहब, इनकी भी डेथ हो गई है। ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। खगोल विज्ञानी या खगोल भौतिकी, वैज्ञानिक हैं। इनकी खास बात क्या है, इन्होंने एक थियोरी दी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग के अगेंस्ट में है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि थियोरी किसकी रही है, तो जयंत नार्लिकर का जी का योगदान इसमें रहा है। इनको भी अवार्ड दिया गया है, वही जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, पद्म भूषण। और विभूषण दोनों दिए गए हैं इनको, पद्म भूषण और विभूषण। प्लस यूनेस्को का कलिंगा पुरस्कार, यूनेस्को का, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो आप बताएं कलिंगा पुरस्कार, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, उसका नाम है साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी थी एक, मतलब फिक्शन स्टोरी समझ रहे हैं ना, जो काल्पनिक स्टोरी होती है विज्ञान के क्षेत्र में, जिसका नाम था धूमकेतु। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो काफ़ी फेमस हुई, हो सकता है नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे, 4 नगरना मेज विश्व,
ये लैंग्वेज का इशू है, मैं इसलिए वैसे ही लिख रहा हूँ, जिसका मतलब होता है माई टेल ऑफ 4 सिटीज़। इसका मतलब है माई टेल ऑफ 4 सिटीज़, मतलब 4 शहरों की मेरी कहानी। इसको साहित्य अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये इनके बारे में होगा, जयंत नार्लिकर साहब के, जिनकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक आदेश हुआ है। आदेश क्या, डायरेक्शंस हैं, जो फलों को पकाने के लिए कृत्रिम जो आर्टिफिशियल राइपनर, कृत्रिम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, कृत्रिम दवाइयाँ या कृत्रिम रसायन, उस पर है। क्या है, इस समय चल रहा है सीजन किसका, फ्रूट्स का। फ्रूट्स को पकाना है, फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे आम है, उसको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं। इसको भिगो के रखते हैं कैल्शियम कार्बाइड को, तो इससे गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन। इस गैस के प्रभाव से फ्रूट्स पक जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि किस निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन है तो ये लगाएंगे, अगर दोनों हैं तो ये लगाएंगे। इस गैस से पकता है, इसको रखा जाता है जल में भिगोकर, इससे गैस निकलती है, इस गैस से फ्रूट्स पक जाते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, तो इसी को रोकना है। इसके लिए डायरेक्शंस जारी की हैं किसने, FSSAI ने। तो इसके लिए जो गोडाउन्स होते हैं इनके, जहाँ गोदाम होते हैं, मंडी है, भंडारगृह हैं कहीं पर, तो इन सब की चेकिंग करने के लिए कहा गया है कि इनका सब चेकिंग किया जाए, या ऐसे जो कृत्रिम रसायन है उनका प्रयोग न किया जाए फलों को पकाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो मंडी वगैरह में विजिलेंस प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाई जाए ताकि इनको रोका जा सके। तो जारी किया है FSSAI ने, FSSAI। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड, लिखिएगा पूरा पूरा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था एज इट इज़। ठीक है, सांविधिक निकाय है तो एक्ट कौन सा है, तो एक्ट का नाम ही यही है, FSSAI एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 का है। इसी के तहत इसका गठन किया गया है, और गठन हुआ है तो बना कहाँ है इसका मुख्यालय, मुख्यालय बना है दिल्ली में। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य तो 2 बातें तो आप लिख ही सकती है ना। अच्छा, एक बात यहाँ छूट गई, उद्देश्य से पहले कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, मंत्रालय, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से मंत्रालय का है, प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय का है, तो उसका नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उसके अंडर में काम करता है। उद्देश्य क्या है,
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो खाद्यान्न है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, सेफ्टी और स्वास्थ्य को प्रमोट करना। तो ये सिंपल उसके नाम से ही पता चल रहा है, तो दो बातें तो आप लिख ही सकते हैं, कभी भी आता है तो। इसके अलावा कोई गलत कर रहा होगा तो कैसे करेंगे, गलत कर रहा है तो इसके ऊपर ये फाइन भी लगा देगा, उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। क्योंकि लाइसेंस देखते होंगे जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं पैकेज वाला, तो उसमें लिखा रहता है FSSAI लाइसेंस नंबर, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उसके फाइन लगा देगा। तो इस तरह से उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, इसके बारे में क्या है, इसको ये बनाया जो जा रहा है वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। और तेलंगाना में जो बनाया जा रहा है उसमें कुछ हुआ है भ्रष्टाचार। तो उसी भ्रष्टाचार को लेकर के एक कमेटी गठित हुई थी जिसको हेड कर रहे थे PC घोष साहब। इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, क्योंकि डैम बनाए जाते हैं तो उसको लेकर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। और जिसके अध्यक्ष है PC घोष साहब, ये जस्टिस हैं नाकी चंद्र घोष, इसीलिए ये न्यूज़ में है। ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में कालेश्वरम जगह है वहीं पर है। ये प्रोजेक्ट किस पर केंद्रित है, ये एक्चुअल में सिंचाई परियोजना है एक। सिंचाई में भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है। नदी कौन सी है जिस पर ये बनाया गया है, तो नदी है गोदावरी। तो इससे की जाएगी सिंचाई। ये भारत का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पहला भी शायद है ये। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि जैसे ये है नदी, पानी इसमें बह रहा है, और ये मान लीजिए कि इसकी यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर हमने डैम बनाया, यहाँ से फिर हम आगे पानी भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस ऊंचाई, इसके और इसके बीच मान लीजिए कि 100 मीटर की ऊंचाई, 100 ज़्यादा ही हो जाएगा, 20 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। तो इस 20 मीटर की ऊंचाई के लिए यहाँ जल पहुँचाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे पंप। तो पंप के माध्यम से यहाँ का जल यहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर ये आगे जाएगा। इसीलिए इसको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जल को ऊपर पहुँचाया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि इसका जल, यहाँ से एक डैम बनाया गया, जल इकट्ठा हो गया और यहाँ बगल से पानी जो भी बनाया जाएगा उससे जाने लगेगा, नहर है या जो भी लिंक कैनाल है। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाया गया यहाँ पर। तो हमारे लिए जो ज़रूरी था वो इतना ही था कालेश्वरम के बारे में। कहाँ पर है, तेलंगाना में है, प्रोजेक्ट है सिंचाई का, नदी है गोदावरी। ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, भारत का शायद इकलौता लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जो उस पर। जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर है। देखिए जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं उसमें जुडिशियल सर्विस मतलब जो न्यायिक सेवाएं होती हैं उसमें 3 साल का अनुभव मैंडेटरी कर दिया है, 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
मैंडेटरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जुडिशल सर्विस जो होती हैं, यहाँ 2 सर्विसेज होती है जुडिशल में भी, एक लोअर एक हायर। लोअर वाले में जो पीसीएस जे से स्टार्ट होता है, पीसीएस जूनियर, सिविल जज जूनियर, वो यहाँ से होती है स्टार्टिंग। इन्हीं के लिए मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। हायर वाले में तो पहले से ही लगभग जगहों पर लागू है। ये 3 साल का अनुभव मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पर 2 कमीशन की बात आई है। एक एमसी शीतलवाड़, ये विधि आयोग की अध्यक्ष थी। तो विधि आयोग लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ही कहा गया था, विधि आयोग की रिपोर्ट है। तो 1958 के आसपास का मामला है इनका, जो 14th लॉ कमीशन है, 14वां। इसी रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए। प्लस एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का गठन किया जाए। ये अनुभव कहा था इनके लिए, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस को एकदम फ्रेश ग्रेजुएट हो जाइए, बस इसमें भर्ती हो जाइए। तो एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का गठन का बात की गई थी इनकी रिपोर्ट में, लॉ कमीशन 14वां। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक जजमेंट में, एससी का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन करके जजमेंट का नाम है, जिसमें इस अनुभव को मैंडेटरी कर दिया गया था। 3 साल का अनुभव मैंडेटरी था। कब? ये 1992 का जजमेंट है। तो इसको हर जगह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक निर्णय के माध्यम से इस प्रथा को हटा दिया था 2002 में, कि ये ठीक नहीं है प्रैक्टिस 3 साल का अनुभव वाली, डायरेक्टली आने दीजिए। जो लोग आ रहे हैं ग्रेजुएट कर लें, लॉ ग्रेजुएशन कर लें और एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की जो सर्विस थी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, उसको फिर से लागू कर दिया गया। ये है इसका क्रोनोलॉजी। और अभी जो लागू किया गया है इसमें, जस्टिस सेट्टी कमीशन जो था, उसमें ये कहा गया था, जस्टिस, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी, जस्टिस सेट्टी आयोग। तो सेट्टी आयोग ने कहा था, 1996 की रिपोर्ट है इसकी, बना था कमीशन, जिसमें कहा गया था कि 3 साल का जो पीरियड है, उसका जो पर्पज़ था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसी रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट से जो 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस वाला चाहिए था, उसको स्क्रैप कर दिया था।